Dear students, welcome to the class of Political Science. Today, we will discuss the modern Indian thought, in which we will focus on Sir Syed Ahmad Khan, one of the most important thinker in Indian history, in political science also. So, now we begin. तो आपका स्वागत करते हैं पॉलिटिकल साइंस की इस क्लास में. मैं डॉक्टर सुधांशु. आज हम फोकस करेंगे मॉडर्न इंडियन थॉट, आधुनिक भारतीय चिंतन पर, जिसमें हम फोकस करेंगे सर सैयद अहमद खां, एक महत्वपूर्ण चिंतक पॉलिटिकल साइंस के लिए भी और एज वेल एज हिस्ट्री के लिए भी. तो सबसे पहले, जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूं कि किसी भी थिंकर की अंडरस्टैंडिंग को समझने के लिए, किसी भी थिंकर के थॉट्स को समझने के लिए, उनकी थ्योरीज को समझने के लिए उसके माहौल को जानना, वो किस समय में पैदा हुआ, किस क्लास में पैदा हुआ, किस वर्ग में पैदा हुआ और आसपास का माहौल क्या था, आर्थिक स्थिति उस समय समाज की क्या थी, राजनीतिक स्थिति क्या थी और सांस्कृतिक स्थिति क्या थी, धार्मिक स्थिति क्या थी. ये सारे फैक्टर्स किसी भी चिंतक के जो विचार होते हैं उसको बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं और उस इन्फ्लुएंस में ही वो व्यक्ति अपने आर्टिकल्स या अपने जो थॉट्स हैं वो लिखता है. तो उसके थॉट्स के जो टर्म्स होते हैं, जो आइडियाज होते हैं, उस कॉनोटेशन में ही देख सकते हैं, अदरवाइज उसके मीनिंग या उसके आइडियाज का अलग अलग मतलब निकलेगा. तो सबसे पहले हम फोकस करते हैं उनकी लाइफ पे. सर सैयद अहमद खां की लाइफ, जो उनका जीवन है, उस जीवन पे फोकस करते हैं. तो सबसे पहले हम देखते हैं उनका जन्म कब हो रहा है. बॉर्न ऑन 17 अक्टूबर 1817 इन दिल्ली, कैपिटल ऑफ मुगल एम्पायर. क्योंकि ये बताना जरूरी है, उस समय तक जो भारत के अंदर शासन दो तरीके से चल रहा था. एक तरफ तो जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जिसको हम ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जानते हैं, उसका शासन था. दूसरी तरफ मुगल एम्पायर का शासन था, जो कुछ ही बचा था, बहुत कम क्षेत्रों में बचा हुआ था. तो उस समय तक दिल्ली पे जो कब्जा था टेक्निकली तो मुगल एम्पायर का था, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी वहां उसको एक हक मिला था, क्योंकि बैटल ऑफ पलासी और बक्सर के बाद जो होता है वो सारी चीजें रेवेन्यू लेने का काम ईस्ट इंडिया कंपनी करती है. ईस्ट इंडिया कंपनी को हम जानते हैं कि वो ऑलमोस्ट 17वीं शताब्दी में भारत में आती है व्यापार करने, और मुख्यतः किस चीज का व्यापार करने, अगर देखेंगे तो कॉटन कहते हैं, सिल्क, इंडिगो, इस तरह के जूट या डाई का काम, टी, स्पाइसेस, ये सब काम करने के लिए भारत में आते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी. इसको अलग अलग नाम से जानते हैं, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भी बोलते हैं या ईस्ट इंडिया कंपनी भी बोलते हैं. बहुत से लोग उसको कंपनी बहादुर या जॉन कंपनी के नाम से भी जानते हैं. तो ये नाम भी याद रखने की चीज है, क्योंकि जॉन कंपनी, इनके जो ओनर थे जॉन वॉट्स और जॉर्ज वाइट, इनके नाम से भी जाना जाता है. लेकिन धीरे धीरे ये कंपनी इतनी बड़ी हो जाती है कि भारत या दुनिया के ज्यादातर देशों पे ये धीरे धीरे कब्जा कर लेती है. तो भारत के एक बड़े हिस्से पे कब्जा कर लेते हैं और अलग अलग राजाओं से अलग अलग ट्रीटी करके उनसे रेवेन्यू वो कलेक्ट करते थे, या उनको कितनी सीमा तक उनको छूट मिलेगी अपना एडमिनिस्ट्रेशन देखने की, किस तक. तो मुगल एम्परर जो थे उस समय तक सिर्फ एक सिस्टमैटिक या कहते हैं सिंबॉलिक जो एडमिनिस्ट्रेशन था वही देखते थे. लेकिन अगर हम सर सैयद अहमद खां की बात करें तो सर सैयद की जो फैमिली के लीनेज माना जाता है, बहुत से स्टूडेंट मानते हैं कि उनका लीनेज मोहम्मद साहब की फैमिली से है और वहां से अरब से आता है. बाद में ये लोग अफगानिस्तान में बसते हैं, उसके बाद ये यहाँ पे आते हैं इंडिया के अंदर, और इंडिया के अंदर ये अलग अलग कोर्ट्स, जो मुगल एम्पायर के जो दरबार हुआ करते थे, उसमें बड़ी पोस्ट पे रहते थे. इसलिए अगर देखें, जैसे लिखा है कि हिज फैमिली वॉज इन एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन इन मुगल एम्पायर. तो मुगल एम्पायर में एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन रखने वाले व्यक्ति जो होते थे वो काफी इन्फ्लुएंशियल होते थे, प्रभावी होते थे, इनके पास काफी धन दौलत भी होती थी. तो इस ऐसा नहीं कि गरीब घर में, अच्छे रिच फैमिली में पैदा होते हैं. ही वॉज रेज्ड इन अ वेल्दी फैमिली, जैसे हमने बोला, धनी परिवार में पैदा होते हैं. इनका जो घर होता है काफी बड़ा होता है, इनको सारी सुख सुविधाएं बचपन में मिलती हैं.
लेकिन बाद में जब इनके पिताजी गुजर जाते हैं तो उनके बाद आर्थिक स्थिति थोड़ी इनकी खराब होती है, और उसके बाद इनके पास दो ऑप्शन थे जो हम बाद में डिस्कस करते हैं। ही वॉज ट्रेंड, जब बचपन में काफ़ी चीज़ों से इनको ट्रेन किया था, पर्शियन सिखाई जाती है जो कि उस समय की ऑफिशियल लैंग्वेज थी। अरेबिक जो होली लैंग्वेज मानी जाती थी, जिसके में कुरान लिखा हुआ है, जिससे वो लोग पढ़ते थे और सीखते थे, कि जो रिलीजियस नॉलेज है वो अरेबिक में लेते थे। ऑफिशियल नॉलेज, क्योंकि उस समय का जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव काम होते थे वो पर्शियन या हिंदी में कहेंगे फारसी में। अरबिक जो होती थी धार्मिक। उर्दू जो है आम आदमी की जुबान थी। आम आदमी जो है इसमें काम करता था। आम आदमी की जुबान, क्योंकि पर्शियन, अरबिक और हिंदी को मिला के एक उर्दू की लैंग्वेज बनाई गई। ये इन सभी भाषाओं में निपुण थे या इनको सारी भाषाएं आती थी। साथ ही साथ इन्होंने मैथमेटिक्स पढ़ी, गणित का भी अध्ययन किया, एस्ट्रोनॉमी जो खगोल विद्या है वो भी पढ़ते हैं, और इस्लामिक ज्यूरिस्प्रूडेंस जो पढ़ते हैं, कि इस्लामिक दंड संहिता कह सकते हैं, या जिसमें सरिया या दूसरी चीज़ें आती हैं, कि इस्लाम किस तरह से, अगर इस्लाम लागू किया जाए समाज पे तो उसका जो ऑप्शन होगा या किस तरह से वो इम्प्लीमेंट होगा वो जरूरी है। तो ये सारी चीज़ों के ज्ञाता बनते हैं बचपन से ही, ऐसा, और काफ़ी बुद्धिमान रहते हैं, चीज़ों को सीखने की कैलिबर इनके अंदर काफ़ी रहता है। लेकिन बाद में जब ये बड़े होते हैं तो इनके पिताजी का इंतकाल हो जाता है, और ये उस समय इनके पास दो ऑप्शन होते हैं कि क्या करें। एक तो मुगल एम्पायर जो उस समय धीरे धीरे डिटेरियोरेट कर रहा था, जो उसका खत्म हो रहा था। मुगल एम्पायर की जो विरासत थी वो सिमट चुकी थी दिल्ली और उसके आसपास के इलाके में। उसके बावजूद मुगल एम्पायर जो उस समय के थे उसको भी पेंशन पे चलना पड़ता था, अंग्रेजों ने उनको पेंशन बांध रखी थी। तो उस समय में इनके पास ऑप्शन था कि ये मुगल एम्पायर में नौकरी करें या ईस्ट इंडिया कंपनी, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो ज़्यादा पावरफुल थी उस समय और उसके पास ज़्यादा पैसे भी थे। तो इन्होंने अपनी जो एकेडमिक्स थी, अपनी जो पढ़ाई थी, उसको सोचा कि ये ईस्ट इंडिया कंपनी इन्होंने अपने से ज्वाइन की। वो काफ़ी प्रभावित भी थे ईस्ट इंडिया कंपनी के जो आइडियाज़ थे, क्योंकि वो शिक्षा पे या साइंस पे, उस समय चीज़ें इंग्लिश पे बहुत ज़्यादा फोकस करते थे। तो इनका भी आइडिया उधर की तरफ जाता है। सबसे पहले ये अपॉइंट होते हैं, ही वॉज अपॉइंटेड एज आगरा एज सरिस्तार। सरिस्तार एक पोस्ट है, क्लर्क की तरह छोटी पोस्ट पे ही अपॉइंट होते हैं। लेकिन धीरे धीरे, क्योंकि ये प्रतिभाशाली थे, तो धीरे धीरे लगातार ईस्ट इंडिया कंपनी के जो ऑफिसर थे वो इनका प्रमोशन करते रहते थे, और बाद में 1840 के अंदर ही वॉज प्रोमोटेड टू मुंशी। मुंशी बना दिए गए, जो ज़्यादा बड़े क्लर्क या हेड क्लर्क की तरह देख सकते हैं, कि वो आसपास का सारा बही खाता या रेवेन्यूज, एक्चुअली सारी चीज़ें उस समय रेवेन्यू पे डिपेंड करती थी, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन का काम उस समय सिर्फ रेवेन्यू कलेक्ट करना एक मेजर था। एडमिनिस्ट्रेशन बाकी चीज़ों में बहुत कम हस्तक्षेप करता था, चाहे वो एजुकेशन की फील्ड हो, हेल्थ की फील्ड हो, या कोई डेवलपमेंट के काम उस तरह बहुत ज़्यादा नहीं होते थे। तो रेवेन्यू कलेक्ट करना वो एक बड़ा काम था। ईस्ट इंडिया कंपनी को ट्रस्ट वर्दी आदमी चाहिए, तो और ये ट्रस्ट जनरेट होता है, इनको मुंशी के रूप में प्रमोट किया जाता है। लेकिन धीरे धीरे अगर आप देखेंगे कि इसी समय जो पीरियड है ये टर्मोइल का पीरियड है। टर्मोइल का मतलब ये स्थिर पीरियड नहीं है, स्थायी पीरियड नहीं है, या समय ऐसा काल नहीं है। 1858 ही वॉज हेल्ड द हाई रैंक पोस्ट इन मुरादाबाद। अब यहाँ से मुरादाबाद में इनको 1858 में एक ऊंची पदवी दी जाती है। लेकिन उससे पहले 1857, हम सभी जानते हैं 1857 म्यूटिनी, जिसको हम कहते हैं रिवोल्ट कहते हैं, या रेवोल्यूशन बहुत से लोग कहते हैं, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहते हैं अगर सावरकर के शब्दों में देखें। तो अलग अलग हिस्टोरियंस आज के समय में उसको म्यूटिनी या विद्रोह कहते हैं। 1857 का हो चुका है। अब उसके बाद 1858 में इनको ऊंची पदवी देना एक बड़ी बात थी, क्योंकि ज़्यादातर लोगों के दिमाग में ये था कि जो मुस्लिम्स हैं वो उन्होंने रिवोल्ट किया है। और ऑब्वियसली हम जानते हैं 1857 का विद्रोह जो है वो क्यों होता है। बहुत से लोग उसको रेवोल्यूशन कहते हैं, क्रांति कहते हैं, लेकिन थिंकर्स जो हिस्टोरियंस